आयरन बेस्ड अलाई, क्योंकि इसके अंदर बेस जो होगा, भले स्टील का कोई भी टाइप ले लो, स्टेनलेस स्टील ले लो, टूल स्टील ले लो, अलाई स्टील ले लो, ठीक है, कार्बन स्टील ले लो, सबसे मेजर पोर्शन उसके अंदर आयरन का होगा। अच्छा, अब आयरन के साथ दूसरे एलिमेंट को मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, अलाई बनाया जाता है। उसके यूजेज क्या है कि किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, उसी हिसाब से कंपोजिशन में भी क्या देती है, उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। मतलब जो स्टील है वो आयरन बेस्ड अलाई है। मेजर 70 to 80% के अंदर क्या होगा, आयरन होगा। बाकी कार्बन भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है, मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें कुछ टाइप्स दी हैं हमने। अब एक दिया है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का मतलब है, बाकी तो सारे मेटल होंगे, कार्बन उसके अंदर एक नॉन मेटल भी ऐड किया जाएगा। कार्बन तो नॉन मेटल है, वो उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे आयरन होगा, क्रोमियम निकल, उसके साथ कार्बन को भी मिक्स करते हैं। किसके लिए, कंस्ट्रक्शन टूल्स, मतलब कंस्ट्रक्शन के जो टूल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर मशीनरी, जो मशीनरी होती है उसके अंदर, सपोज करते गाड़ी का जो इंजन वगैरह बनते हैं उसके अंदर भी लिखा ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव का मतलब यही है, ऑटोमोटिव का मतलब ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री होती है वो ही है जिसमें गाड़ियां वगैरह बनती हैं। तो उसके अंदर पाइप के अंदर, ट्यूब के अंदर। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का मतलब है ऐसी स्टील जिसके ऊपर कोई धाग दबा नहीं लगता है। हाउस होल्ड अल्टेंसिल, जब घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, उसमें देखो घर में इस्तेमाल, किचन की जितने भी चीजें होती हैं किचन के अंदर, उसके अंदर आपको होता है स्टील की प्लेट भी होती है, जग भी स्टील का होता है, गिलासेस भी स्टील के होते हैं, चमचे भी स्टील के होते हैं, छुरियां भी होती हैं वो भी स्टील की होती है। मतलब स्टील की जितनी भी चीजें हैं जो किचन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, दूसरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सर्जिकल जो मतलब सर्जरी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, क्योंकि उसको जंग नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद है टूल स्टील। टूल स्टील जो होता है उसमें एक किस्म का हार्ड स्टील होता है, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं कटिंग एंड ड्रिलिंग, कटिंग के लिए, और दूसरे किसके लिए, ड्रिलिंग के लिए टूल स्टील को इस्तेमाल किया जाता है। अलाई स्टील, अलाई स्टील में फ्राई पैन, ट्विस्टर, गेयर, गाड़ी का जो गेयर वगैरह होता है वो भी इसी से बनता है। और दूसरा जो है स्क्रू वगैरह जो है वो भी इसी से बनते हैं। ये जो अगस्त का एडिशन है, नहीं अक्टूबर का एडिशन, 2 उसके और यूज बढ़ाए गए हैं। ठीक है, जो अक्टूबर की एडिशन आई है इस बुक की, उसके अंदर देखेंगे 4 यूज हैं इसके, इसमें 2 लिखे हुए हैं। तो एक तो मैं बता दूं आपको कि वेट करना है, अगस्त में इसका एडिशन काफी चेंजेस होंगी। अब अपनी कापर, सिंगल इसका CU है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D10 4H1। कापर देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल वर्क के हवाले से कापर की बहुत ज्यादा अहमियत है। इलेक्ट्रिकल का काम जो भी है, वायरिंग का काम जो भी होता है उसमें कापर इस्तेमाल होता है। घर में अगर हम वायरिंग करवा रहे हैं तो उसमें प्योर कापर की वायरिंग करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायरिंग जो होती है, बिजली की तार होती है, वो कापर की होती है। मोटर जो होता है, मोटर के अंदर वायरिंग होती है, अब पता है मोटर जो भी है जितने भी उनके अंदर क्या होती है, एक वायरिंग होती है, उसमें प्योर कापर इस्तेमाल होता है। ठीक है, AC के अंदर जो वायरिंग होती है उसके अंदर प्योर कापर यूज होता है। फ्रिज के अंदर, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं जिनके अंदर वायरिंग वगैरह है उसके अंदर प्योर कापर को यूज किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर प्योर कापर यूज होता है। ठीक है, और कापर के अलाइंस भी हैं, एक ग्राफ है, दूसरा क्या है, ब्रोंज है, ये कापर के अलाइंस भी हैं। अच्छा, तो कापर मेलिएबल भी है, चेंज इनटू शीट। कापर डक्टाइल भी है, चेंज इनटू वायर, उसको वायर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है, रेडिश ब्राउन कलर है इसका। तो ये
अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आफ्टर सिल्वर, सिल्वर के बाद इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे तो नहीं है मगर आपने पढ़े हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 1+1 है जिसको हम कहते हैं क्यूप्रिस्ट होता है, दूसरा होता है क्यूप्रिस्ट +2, +1 और +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। रिएक्टिव की लेस है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस पावर भी बहुत ज्यादा है, जंग से बचाव का पावर भी है, इसलिए तो देखो बिजली दिशाएं कॉपर की बनी हुई है, जब बारिश पड़ती है तो भी कॉपर परसेंट नहीं होता है, एटमॉस्फेयर का भी इतना एक्शन नहीं होता है, जंग भी इतना उसको जल्दी नहीं लगता क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है कॉपर के अंदर। तो कॉपर के रेट की लेस है। अब आते हैं रिएक्शन से, तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, तो एक बनेगी साल्ट कॉपर सल्फेट। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है क्योंकि कॉपर एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट में क्या हो गया +2, तो कॉपर में क्या हो गया देखो ऑक्सीडेशन हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, कॉपर सल्फेट में भी 6 है, इसका मतलब सल्फर यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुआ, सल्फर रिड्यूस हुआ सल्फर डाइऑक्साइड में, किसमें सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस होगा क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन +4 है, तो सल्फर में रिडक्शन होगी, जब वो कंसंट्रेशन किसमें होगा सल्फर डाइऑक्साइड में, H2SO किसमें तब्दील होगा सल्फर डाइऑक्साइड में, तो इसके अंदर रिडक्शन होगी। अच्छा, सल्फर एक ये हो गया, एक ये, 2 सल्फर है तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा मैं, और यहाँ पे 2, क्या सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल रिड्यूस हुए, अगर कोई पूछता है नहीं, एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट में तब्दील हो गया, साल्ट में तब्दील हुआ, ना रिड्यूस हुआ ना ऑक्सीडाइज, रिड्यूस सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हुआ जो SO2 में तब्दील हुआ, देखो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों में रिडक्शन नहीं हुई है, एक में रिडक्शन हुई जो सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील हुआ, दूसरा साल्ट में तब्दील हुआ, वो ना रिड्यूस हुआ ना ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसमें सल्फर 6 है, इसमें सल्फर 6 है। अच्छा, नंबर 2, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, HNO3 के साथ कॉपर प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, तो साल्ट बनाएगा, कौन सी कॉपर नाइट्रेट, क्या बनेगी साल्ट, कौन सी बनी कॉपर नाइट्रेट बन गया, और नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हुआ NO2 के अंदर, गैस के अंदर, और प्लस में क्या बनेगा वाटर बन जाएगा। तो अब इसमें देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या हो गया +2, तो कॉपर में क्या होगी, कॉपर में ऑक्सीडेशन हो गई, कॉपर क्या हो गया ऑक्सीडाइज, नाइट्रोजन +5 है नाइट्रिक एसिड के अंदर, साल्ट में नाइट्रेट है उसमें +5 है, ना ऑक्सीडाइज ना रिड्यूस, NO2 में +4 है, हाँ इसमें रिडक्शन होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन होगी बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि +4 में तब्दील हुआ ये, और लूज कितने हो रहे इलेक्ट्रॉन
2। देखो लूज 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, गेन कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +5 से +4 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 2 इनोड के मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। देखो +5 से +4 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है ना, तो एक NO2 का मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई? देखो +5 से +4 का मतलब 1 का डिफरेंस है, तो एक NO2 का मॉलिक्यूल 1 गेन करेगा, 2 NO2 के मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? तो लूज में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? तो नाइट्रोजन कितनी होगी? नाइट्रेट में कितनी नाइट्रोजन है? यहाँ पे 2 है, और 2 ये नाइट्रोजन 4, तो नाइट्रिक एसिड का 4 लगा दो। अब आता 4 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल रिड्यूस हुए नहीं, 2 साल्ट में तब्दील हो गए। नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट में NO3 है ना, तो ये नाइट्रेट कहां से है? नाइट्रिक एसिड से आया है। और बाकी 2 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल जो रिड्यूस किसमें हुए हैं? किसमें रिड्यूस हुए? NO2 के अंदर प्लस वाटर। हाइड्रोजन कितनी होगी? 4 होगी, 2 लगा दी। अच्छा अब देखो नाइट्रिक एसिड के जो प्रोडक्ट बनते हैं ना रिडक्शन वाले, ये डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। नाइट्रिक एसिड जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना कम नहीं होगा, ज्यादा होता है। ये उल्टा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जितना ज्यादा कंसंट्रेट उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा है। नाइट्रिक एसिड जितना डाइल्यूटेड होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा होता है, ठीक है। मगर ये पुराने बुक में था, अभी नहीं है, चले छोड़ देते हैं इसको, आगे नहीं पढ़ाते हैं, पुरानी किताब में था ये। अब आते हैं कापर के जो यूज हैं, मतलब कापर कहाँ पे यूज होता है तकरीबन आपको वही मैंने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर में इस्तेमाल होता है, मोटर के अंदर इस्तेमाल होता है, प्लम्बिंग का काम जो होता है, प्लम्बर का काम होता है ना, सैनिटरी का काम, उसके अंदर कापर इस्तेमाल होता है। और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कापर यूज होता है, ठीक है। तो ये कापर के क्या है? यूजेस हैं। मतलब जहां पे वायरिंग का काम होगा वहां पे कापर यूज होगा। अब आते हैं मेटलर्जी ऑफ कापर। ये क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कापर। एक्सट्रैक्शन का मतलब अलग करना कापर को फ्रॉम इस ओर, मतलब कापर को अलग करना, कापर को प्यूरिफाई करना उसकी ओर से। क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं ये ज्यादातर मिलते किस फॉर्म में? और किस तरह मिलते? इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। उनको हमने क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है उनकी ओर से। तो कापर इज मोस्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। कापर को मोस्टली एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? उसकी ऑक्साइड वाली ओर से नहीं करते, मगर सल्फाइड ओर से अलग करते हैं। कापर पायराइट, या सिल्को पायराइट, CuFeS2। इसके अलावा कापर की और भी ओर से हैं, कापर पायराइट के अलावा और भी ओर से, एज़ुराइट भी है, मेलेसाइट भी है, ठीक है। मगर उनसे हम अलग नहीं करते, इसको अलग करते हैं उसकी सल्फाइड ओर से, मतलब CuFeS2 उसको कहते हैं सल्फाइड ओर। अच्छा अब आते हैं एक्सट्रैक्शन के स्टेज कौन से होंगे? तो सबसे पहले
है क्रशिंग का मामला। स्टेज क्रशिंग का मतलब होता है, ये समझे एक पत्थर है, ये जो कॉपर पायराइट है, अब देखेंगे कि स्टोन होता है, समझे पत्थर है, उसको क्या करेंगे, तोड़कर छोटे छोटे ज़रात में तब्दील करेंगे। तोड़ेंगे हम, तोड़कर क्या करेंगे, छोटे छोटे ज़रात में इसको तब्दील करते हैं। उसके बाद जो मरला आता है वो होता है ग्राइंडिंग का मरला, उसको पीसना है, पीस कर पाउडर में तब्दील करना है। क्यों? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो पहले क्रशिंग का मामला आता है, उसके बाद ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब उसको पीस कर पाउडर फॉर्म में तब्दील करते हैं। उसके बाद होता है जो प्रोसेस होता है वो होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अंदर जो गेंद इम्प्यूरिटीज है उनको रिमूव करते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसके अंदर अगर ओर के अंदर ये लफ्ज आ जाए ना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है गेंद इम्प्यूरिटी, जो बड़ी इम्प्यूरिटीज है उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाय फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोज का मतलब होता है झाग, फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें ये होता है कि जो पाउडर ओर है, पाउडर्ड ओर है कि कैल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट, उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को ऐड किया जाता है। वाटर को ऐड करते हैं, उसके अंदर ओर के अंदर पानी ऐड करते हैं। उस पानी के अंदर मिला होता है फाइन ऑयल, उसके अंदर मिला होता है, वो उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर एयर को भी पास किया जाएगा, एयर को भी पास किया जाता है हाई प्रेशर पे, ताकि एक झाग बन जाती है। क्या बनती है? झाग बनती है, बबल्स बनते हैं, और जो ओर के पार्टिकल्स हैं, ओर के पार्टिकल्स होंगे वो झाग के साथ मिल जाते हैं, झाग उसको कवर कर लेती है और वो फ्लोट करते रहेंगे। फ्लोट का मतलब है ऊपर तैरते रहेंगे, और जो गेंद इम्प्यूरिटीज है वो नीचे बैठ जाती है। मतलब जो गेंद इम्प्यूरिटीज है वो नीचे बैठ जाएंगी, जो बड़ी इम्प्यूरिटीज हैं, मेजर इम्प्यूरिटीज हैं, वो नीचे सेल्टर डाउन हो जाएंगी, और जो ओर के पार्टिकल्स होंगे वो झाग के साथ कोट हो जाएंगे, उनको कोटिंग कौन करेगा, झाग के बबल्स कर देंगे और वो फ्लोट करते रहेंगे, वो फ्लोट करते रहेंगे ऊपर इसके ऊपर। तो उसको इजीली क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उस झाग को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो झाग के अंदर क्या होगा, ओर होगी, और जो इम्प्यूरिटीज होंगी, जो गेंद इम्प्यूरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाती। तो ये है, इस नंबर को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है इस पर पहले मरले के अंदर गेंद इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना। फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है झाग, फ्लोटेशन का मतलब फ्लोट करना ऊपर। उस झाग के अंदर क्या होगा, झाग के अंदर ओर के पार्टिकल्स, सल्फाइड ओर होगा। क्या होगी, झाग के अंदर सल्फाइड ओर होगी, जिसके ऊपर कोटिंग किसकी होगी, वो झाग होगा, उसके पार्टिकल्स होंगी। ठीक है, उस जो बबल्स होंगे, उस बबल्स के अंदर आपको ओर के पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो इम्प्यूरिटीज होंगी नीचे बैठ जाएंगी। तो पहला मरला कंसंट्रेशन का है। कंसंट्रेशन के बाद रोस्टिंग। देखो, रोस्ट लफ्ज का तो सुना होगा आपने। रोस्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रांगली पकाना होता है, रोस्ट करना जैसे। तो इसको स्ट्रांगली हीट देते हैं, जो ओर होती है उसको क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट देते हैं। किसके अंदर, भट्टी के अंदर। ठीक है, भट्टी नहीं होती जिसमें अब ये जो केक बिस्किट इसके अंदर बनते हैं, तंदूर की रोटी भी इसके अंदर देखो नहीं बनती, भट्टी होती है, तो आग जली होती है, उसके अंदर वो रोटी भी बन जाती है। जो केक बिस्किट होते हैं उसके लिए क्या होती है, एक भट्टी बनी होती है, और केक बिस्किट वगैरह जो भी होते हैं उस एक बर्तन के अंदर डालकर उस भट्टी के अंदर वो डाल देते, उसके बाद अंदर पक जाते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, रोस्टिंग का मतलब स्ट्रांगली हीट देना। किसके अंदर, किलिंग का मतलब भट्टी होगी, फर्नेस, उसके अंदर उसको स्ट्रांगली हीट देते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो ओर की डिकम्पोजिशन हो जाती है, ओर की क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन, ओर डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, रोस्टिंग करने वाले इसके रिएक्शन भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो मरल आता है वो होता है सिमेल्टिंग का। सिमेल्टिंग का मतलब होता है मेल्टिंग से निकला हुआ। मेल्टिंग मतलब उन ओर
इतनी हीट देंगे कि वो मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। मेल्टिंग से भी ज्यादा टेम्परेचर को हीट दे देगी और मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। मेटल को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। मतलब इस बर्नर में, सीमेंटिंग बर्नर में मेटल को क्या किया जाएगा? प्यूरिफाई किया जाएगा, इम्प्यूरिटीज को रिमूव किया जाएगा और स्ट्रांगली हीट देकर एलिवेटेड टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, बिहाइंड मेल्टिंग से भी ज्यादा टेम्परेचर। वे हेल्प आर रिड्यूस्ड एजेंट, किसकी मदद से? रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से भी हो सकता है। लाजमी हर एक के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट हो, किसी के अंदर हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो जो मेटल आपको मिलेगा वो 100% प्योर नहीं होगा, उसके अंदर अभी भी कुछ इम्प्यूरिटी मौजूद हैं। अब आखिरी मरना है रिफाइनिंग का। आखिरी मरना किसका होगा? उसको रिफाइन करने का है। तो अब ये सब स्टेप्स हैं किसके? एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मतलब सपोज में ओर है, पहले इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे, उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे, इसको पीस कर पाउडर फॉर्म में तब्दील करेंगे सर्फेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो ये तो दो हो गए फिजिकल चेंजेस हो गए, मतलब इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। फिजिकली इसको तोड़ना, पाउडर में तब्दील करना, यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से? कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन क्या है? रिमूवल ऑफ गेन इम्प्यूरिटी। बाय ट्रूथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ का मतलब होता है झाग, फ्लूट का मतलब होता है तैरना उसके ऊपर, ठीक है। तो उस झाग के अंदर क्या होगा? सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स होंगे, जिनकी कोटिंग किसकी होगी? झाग की होगी। उस झाग के बबल्स के अंदर आपको ओर के पार्टिकल्स मिलेंगे जो इजीली क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, और बाकी जो गेन इम्प्यूरिटीज होंगी वो नीचे रह जाती है। In this method, powdered chalcopyrite ore is blended with water। इसको ब्लेंड किया जाएगा किसके साथ? मिक्स किया जाएगा वाटर के साथ। मतलब ओर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। कंटेनिंग फाइन आयल, जिसके अंदर क्या है? फाइन आयल है। एयर पास थ्रू वाटर। एयर को पास किया जाएगा किसके अंदर? वाटर में से एयर को पास करेंगे तो एक झाग बनेगी, और उस झाग के अंदर सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स होंगे, जिनको झाग क्या करेगी? कोट कर लेगी, कवर कर लेगी, और जो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, और जो गेन इम्प्यूरिटीज होंगी वो नीचे रहेंगे। जो गेन इम्प्यूरिटीज हैं, तो ये भी समझे फिजिकल मेथड है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होंगे, फिजिकल मेथड। देखिए सपोज करते हैं, अब इस तरह होता है, नमक है, नमक को हमने रेत के साथ मिक्स कर दिया, और आपको पहले से भी अलग करो, तो हम क्या करेंगे? रेत और नमक का जो मिक्सचर है उसको पानी के अंदर क्या करते हैं? डिजॉल्व कर देते हैं। तो डिजॉल्व करने से नमक क्या होगा? पानी के अंदर हल हो जाएगा, रेत पानी के अंदर हल नहीं होगी। उसको हम फिल्टर करेंगे, तो जो रेत है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी,
और जो सोल्यूशन होगा वो फिल्टर पेपर में पास हो जाएगा, वो किसका होगा, नमक का सोल्यूशन होगा। तो ये भी फिजिकली है ना, इसमें कोई केमिकल चेंज थोड़ी हुई है, जस्ट जो गेंद इंक्लूड थी उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि वो गेंद इंक्रीज वजनी थी, वजन था उनका ज्यादा, वो नीचे बैठ गई। और बाकी जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल थे जिनको झाग ने क्या कर लिया, कोट कर लिया, वो ऊपर चले गए, फ्लोट कर रहे थे। फ्लोटिंग का मतलब है तैरना ऊपर, तो उसको हमने झाग को क्या किया, एक साइड पर कर दिया, तो वो जो थी वो क्या हो गई, साइड पर हो गई, और जो गेंद इंक्लूड थी वो नीचे थी, वो नीचे रह गई। तो इस तरह से अगर कोई पूछा जाए तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि गेंद इंक्लूड को रिमूव करना बाय फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोज का मतलब होता है झाग, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ताकि वो जो ओर के पार्टिकल्स होंगे वो झाग के साथ मिक्स हो जाएंगे, झाग उनको क्या करेगी, कोट कर लेगी, और वो इजीली क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और गेंद इंक्लूड नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाती है। जैसे रेत पानी के अंदर मिल जाती है तो हम फिटकरी घुमा लेते हैं, तो फिटकरी क्या करती है, रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नीचे सेंटर डाउन कर देती है, नीचे ले जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी पर आ जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही है, जो गेंद की प्रोडक्ट थी वो नीचे सेटल डाउन होगी, जो और बाकी जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स थे उनको झाग ने क्या किया, कवर किया, कोट कर लिया, और जिसकी वजह से वो ऊपर आ गए, सरफेस पे आ गए, और उसको इजीली मतलब झाग को साइड पर हटाएंगे तो वो समझे उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर क्या होगा, सल्फाइड ओर होगी, वो सल्फाइड ओर होगी। बाकी जो गेंद की प्रोटीन वो, अब ये कि सारे इंप्योरिटी नहीं हुई, अब आगे और भी मरहल आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन के बाद देखो रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है, रोस्टिंग का मतलब है स्ट्रांगली हीटिंग। in presence of air at elevated temperature. एलिवेटेड टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे इसको क्या करना, हीट देना, किसके अंदर, इन फर्नेस, भट्टी के अंदर। और जब इसको आप स्ट्रांगली हीट देंगे, CuHeA2, ये सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर, उसको क्या करना है, रोस्ट करना है। रोस्ट का मतलब इसको स्ट्रांगली हीट देनी है ऑक्सीजन के साथ। तो जो सल्फर के अंदर मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाएगा। जो आयरन इसके अंदर मौजूद है वो कन्वर्ट होगा HeO में, फेरस ऑक्साइड में, ये सॉलिड है, और कॉपर और सल्फर मिलकर क्या बना लेंगे, क्यूप्रस सल्फाइड बना लेंगे, क्यूप्रस सल्फाइड। ये चेंजेस होंगी। रोस्टिंग के प्रोडक्ट कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, और क्यूप्रस सल्फाइड है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, कॉपर 2 हो जाएंगे, कॉपर 2 ही है, आयरन 2 हो गए, इसका आगे 2 लगा दो, सल्फर 4 हो गए, इसका आगे 3 लगा दो, 3 सल्फर ये हो गए, 1 4 हो गए, ऑक्सीजन 6 और 2 ये 8 हो गई, इसके आगे 4 लगा। अब इसके अंदर ये तो वैसे भी रिमूव हो गया, गैस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और बाकी बचा क्या है, फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड है, ये 2 बच गए हैं। एक फेरस ऑक्साइड, इसको हम कहेंगे रोस्टेड मटेरियल। जब भी हम बात करें रोस्टेड मटेरियल का मतलब है, रोस्टेड मटेरियल अब क्या बचा है, क्योंकि ये तो भाई रिमूवल होगी इसकी, ये तो रिमूव होगी, गैस है, बाकी बचा फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड, ये बचे 2, ठीक है। अब इनमें से कॉपर को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो अब जो मर्द आएगा वो आएगा स्मेल्टिंग का,
सिमेट्री का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ मैटर, एक्सप्रेशन मैटर की अलग करना, ठीक है। और इस हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से एट एलिवेटेड टेम्परेचर बिहाइंड मेल्टिंग, मतलब उसको इतनी हीट देंगे कि वो टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग से भी इसका ज्यादा टेम्परेचर पर उसको हीट देते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं सिमुलेटिंग। ये मतलब मेल्टिंग से, सिमुलेटिंग का मतलब है मेल्टिंग से ज्यादा टेम्परेचर पर उसको हीट देना। तो रोस्टेड मटेरियल, इसके अंदर क्या होगा, रोस्टेड मटेरियल is mixed with sand, इसको मिक्स किसके साथ करते हैं, सैंड के साथ, SiO2 के साथ। एंड कूल, और किसके साथ, कूल एट elevated temperature, burning of coal, जो बर्निंग कोल की वो टेम्परेचर को क्या करेगी, एलिवेट का इंक्रीज कर देगी। अब टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर 12 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। किसकी जैसे एलिवेटेड टेम्परेचर किसने किया, कोल ने, मतलब कोयला जला और कोयले के जलने से टेम्परेचर में और इजाफा हो गया, टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, 1200 से, जिसकी वजह से जितना मटेरियल था वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, पिघल गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो HEO कंबाइंड with SiO2 to form ferrosilicate या सिलिक। देखो ये जो HEO है वो रिमूव करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसका मतलब है अब दूसरी इम्प्यूरिटी रिमूव हो गई। कौन सा, HEO किसके साथ रिएक्ट करता है, SiO2 के साथ, टू फॉर्म फेरसिलिकेट या सिलिक, which flowed on molten copper meat, मोल्टन कॉपर मेट। तो मोल्टन कॉपर मेट में क्या होगा, क्यूप्रिक सल्फाइड होगा और जो सल्फाइड फेरस सल्फाइड अनरिएक्टेड, थोड़ा कुछ। देखो मोल्टन कॉपर मेट जो होता है उसमें क्या होता है, क्यूप्रिक सल्फाइड होता है मेजर में, और कुछ अनरिएक्टेड इंप्यूरिटीज होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्यूरिटीज, पुरानी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्यूप्रिक सल्फाइड के साथ पूरा अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड भी होता है। हमारी किताब में अभी जो किताब है उसमें लिखा है सम इम्प्यूरिटीज, कुछ इम्प्यूरिटीज भी हैं, मगर जो पुरानी किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्यूप्रिक सल्फाइड होता है, दूसरा क्या होता है, फेरस सल्फाइड अनरिएक्टेड। तो ये किस फॉर्म में होगा, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड कॉपर मेट को कहते हैं, लिक्विड कॉपर मेट, क्योंकि उतनी हीट दी है कि वो लिक्विड में आ गया। और बाकी जो स्लेब होगा फेरसिलिकेट, ये इसके ऊपर फ्लोट करता है, ये इसके ऊपर, तो जो स्लेब है उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है वो, अभी भी वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, जो ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, किसके ऊपर, मोल्टन कॉपर मेट। देखो नीचे मोल्टन कॉपर मेट है, नीचे क्यूप्रिक सल्फाइड है लिक्विड फॉर्म में, और फेरस सल्फाइड किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, इसके ऊपर स्लेग है फेरसिलिकेट, जिसको हम इजीली क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो समझिए ये इम्प्यूरिटीज भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब जो
मोल्टन कॉपर मेट है उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं बेसिमर कन्वर्टर के अंदर। अब जो मरला आता है वो किसका आता है, बेसिमराइजेशन का आता है, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर। बेसिमर कन्वर्टर के अंदर किसको हीट देंगे, लिक्विड कॉपर मेट। तो लिक्विड कॉपर मेट is heated in decimal converter. डेसिमल कन्वर्टर के अंदर हीट देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, किसको, लिक्विड कॉपर मेट को। अच्छा, तो पुरानी किताब में दोनों रिएक्शन दिए गए, सुपर सल्फाइड का भी दिया गया, फेस सल्फाइड का भी है। कहते हैं फेस सल्फाइड जो अनरिएक्टेड है उसका रिएक्शन दिया गया पुरानी किताब में, सुपर सल्फाइड का भी दिया गया। मगर नई किताब में फेस सल्फाइड का रिएक्शन नहीं गिवन है, सिर्फ सुपर सल्फाइड का। तो बेसिमल कन्वर्टर के अंदर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट। वैसे तो हमारी बुक में हेडिंग दी गई बेसिमराइजेशन की, मगर हेडिंग की जरूरत नहीं है, ये स्मेल्टिंग के अंदर आ जाए, क्योंकि अभी तक मेटल तो मिला ही नहीं है। स्मेल्टिंग का मतलब क्या है, मेटल को हासिल करना। अभी तक मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिला है, तो इसका मतलब है अभी तक ये मरना स्मेल्टिंग में चल रहा है। मगर ये अब जो तुम्हारा हीट दे रहे हैं वो किसके अंदर दे रहे हैं, बेसिमल कन्वर्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग हीट देगी, किसको, क्यूपर सल्फाइड को। तो क्यूपर सल्फाइड पार्शियली कन्वर्टेड, तो क्यूपर ऑक्साइड, तो क्यूपर जो सल्फाइड होगा पार्शियली कन्वर्ट होगा, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा, पार्शियली कन्वर्ट होगा किसके अंदर, क्यूपर ऑक्साइड के अंदर। तो देखो ये क्यूपर सल्फाइड है जो बेसिमल कन्वर्टर के अंदर, बेसिमल कन्वर्टर के अंदर इसको हीट देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कन्वर्ट हो जाता है क्यूपर ऑक्साइड के अंदर। अच्छा, दूसरा क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए Z2 लगा दो, और इधर 2 आएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इसके आगे 3 आएगा। तो देखो क्यूपर सल्फाइड पार्शियली कन्वर्ट हुआ है, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ, क्यूपर ऑक्साइड। तो अब देखें क्यूपर ऑक्साइड react with remaining cuprous sulfide to give metallic copper। क्या मिलेगा आपको, मेटलिक कॉपर मिलेगा। तो ये स्मेल्टिंग का मरहला यहाँ पे कंप्लीट हो। स्मेल्टिंग का मतलब है मेटल को हासिल करना, मेटल को हासिल करना, ठीक है, बिहाइंड मेल्टिंग, बेकिंग से ज्यादा टाइम से हीट देकर। तो हमने हीट दी, आखिर में कॉपर मिल गया हमें। तो अब देखो क्यूपर सल्फाइड और क्यूपर ऑक्साइड ये दोनों रिएक्ट कर देते हैं। ये क्यूपर ऑक्साइड है जो रिएक्ट करके साथ रिमेनिंग क्यूपर सल्फाइड के साथ, क्योंकि ये कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा कॉपर। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये सॉलिडिफाई होगा, ये लिक्विड फॉर्म मिला, जैसे ये क्या होगा, सॉलिडिफाई, सॉलिड में तब्दील होने लगेगा। तो हिडन सल्फर गैस जो है हिडन, वो स्केप होगी, वो क्या होगी, स्केप होगी, और इसमें से ग्लस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ग्लिस्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर होल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये कॉपर मिलेगा मगर उसके अंदर क्या होंगे, होल्स बने होंगे। और वो होल्स किसकी जैसे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जैसे। सल्फर गैस होगी वो होल्स बना लेगी, इस कॉपर को हम कहते हैं ग्लिस्टर कॉपर। ग्लिस्टर कॉपर।
मोल्टन वेस्ट, इसके अंदर ग्लास का तैयार आता है लोअर वेस्ट से, ठीक है, वेस्ट जो कार्बन का वेस्ट दरमियान में से उसको यहाँ से एयर पास करते हैं और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, मोल्टन मेड के साथ, और मोल्टन वेट के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ये तो रिमूव हो गया, सल्फर गैस तो रिमूव हो जाएगी यहाँ पे, मगर ये क्यूप्रस सल्फाइड और रिमेनिंग क्यूप्रस ऑक्साइड और रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं, मोल्टन कॉपर, जो बाद में सॉलिडिफाई होता है। इसमें से सल्फर गैस जो निकल रही है साथ साथ, क्योंकि इसका बनने का मरना भी हो रहा है, सॉलिडिफाई करने का उपयोग होगा, तो सल्फर गैस होगी वो उससे बाहर निकलेगी, तो उसमें जो वर्ड बनाएगी तो कॉपर, ये फ्यूचर कॉपर है। चलो कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी, तो सही है, देश की एक ही